हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सभी को, आप सभी को नमस्ते। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2। और आरोह भाग 2 है, इसका पाठ है पाठ 3 कुंवर नारायण, एक कविता है। हम सभी जानते हैं कि ये जो पुस्तक है आरोह भाग 2, इसके भी 2 भाग हैं, एक पद्य भाग और एक गद्य भाग। तो पद्य भाग को हम पढ़ रहे हैं और पद्य भाग का पाठ 3 है कुंवर नारायण, और इनकी 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है। कौन कौन सी 2 कविताएं देखते हैं। एक तो कविता के बहाने और एक बात सीधी ती पर। ठीक है, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहूंगा कि ये जो चैनल है ललित गुप्ता सर 560, इसको आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विशेष संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी lalit.gupta67, आप चाहें तो इस पर भी मेरे विशेष संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित कोई भी समस्या हो या जानकारी आपको चाहिए तो अब मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप इस पे मुझे फोन लगा सकते हैं, जो भी समस्या हो आप समझ सकते हैं। चलते हम वीडियो की ओर और चलते प्रश्न उत्तर की ओर। तो सबसे पहले तो मैं पाठ आपको थोड़ा समझा दूं कि इनकी 2 कविता है और कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। अब ये जो पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पाठ है और इसके प्रश्न उत्तर हमेशा परीक्षा में आते हैं, तो हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे, सुनेंगे। तो सबसे पहले तो एक एक नंबर के जो प्रश्न बनते हैं इस पाठ से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न बनना। तो सबसे देखेंगे कि कविता के बहाने जो कविता है इनकी, वो कौन से काव्य संग्रह से ली गई। तो हमें ध्यान रखना है कि इनका काव्य संग्रह है इन दिनों। ठीक है ना, इनका एक काव्य संग्रह है इन दिनों। उस इन दिनों काव्य संग्रह से कविता के बहाने जो है कविता ली गई है। ठीक है, इसके बाद अगला है बात सीधी थी। ठीक है ना, बात सीधी थी पर ये जो है ये जो कविता है ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं। कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो ये 2 काव्य संग्रह है और कई बार परीक्षा में प्रश्न आए इससे संबंधित, तो हम सभी को बहुत ध्यान से इस बात का समझना है कि ये कभी उल्टा सुल्टा न हो जाए, क्योंकि हमारी जो साहित्य, जो हमारा जो अभी पद्य जो भाग है उसमें कई सारी कविताएं हैं वो काव्य संग्रहों से ली गई है। तो हम इस बात को ध्यान रखना है कि कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है और बात सीधी थी पर ये कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, और इसके बाद हम इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे और थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इन दिनों काव्य संग्रह जो है उसमें कवि क्या करता है, कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है। कविता का जो वजूद है उसको लेकर के वो कवि आशंकित है। और बात सीधी थी पर इसमें जो है भाषा की सहजता है। हम इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये कविता के बहाने, कविता के बारे में थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है और पहली कविता है यहाँ पर कविता के बहाने। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं होगा। आज यंत्र, इतने टेक्नोलॉजी चल गई है कि कविता का जो अस्तित्व है वो नहीं रहेगा। ऐसे में कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा इस कविता में हम करते हैं। ये कविता पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हो बच्चा। एक तरफ प्रकृति है और एक बच्चा भी है। जिस तरह से कविता उड़ान भरती है ऐसे बच्चे की जो भावनाएं हैं वो भी उड़ान भरती है। बच्चा भी अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की तो सीमा है, क्योंकि चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ सकती है। फूल के खिलने की भी सीमा है, एक परिणति निश्चित है कि यहीं तक फूल खिलेगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे के सपने की कोई सीमा नहीं था। बच्चा कितना भी असीम हो सकता है, उसका सपना कितना भी बड़ा हो सकता है। चिड़िया की उड़ान सीमित हो सकती है। फूल को खिलना, फूल एक सीमा तक ही खिल सकता है, लेकिन बच्चा जो है उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके सपने हैं वो असीम होते हैं। और बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए यहाँ जहां कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद टूट जाएंगे। जहां भी बच्चे के अंदर रचनात्मक भावना होगी उस बच्चे के लिए सीमाओं का कोई
संबंध नहीं होता, उस सीमाओं को भी पार कर जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई सीमा नहीं। यदि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, अपने सपनों को बढ़ा सकता है। तो ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है। कविता एक उड़ान है, कविता चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगाकर उड़ने को माने, चिड़िया क्या जाने। मतलब कविता की सीमाएं भी यहाँ पर अपार बताई गई, लेकिन फिर भी एक सीमा है, और बच्चे के सपने जो हैं उससे भी आगे। हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान से समझेंगे सारे प्रश्नों को और आप समझेंगे। और इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है ना। इस कविता के बारे में बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो देखते हैं, सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है कि सभी को अपना घर बना लेना, है ना। ये सब घर एक कर देने का माने है सभी को अपना घर बना लेना, या है ना। अब बच्चों के लिए अपना पराया कुछ नहीं होता। बच्चे जो होते हैं उनके लिए अपना पराया कुछ नहीं होता। उनको जहां प्यार मिलता है वो वहीं के हो जाते हैं, है ना। बच्चों को जहां भी अपन प्यार देंगे, वो कोई भी हो सकता है, परिवार में, पड़ोस में, यदि बच्चे को प्यार मिलेगा तो बच्चा उनका होकर रह जाएगा। यही कारण है कि बच्चे पड़ोसियों के साथ भी वैसे रहते हैं जैसे अपने माता पिता के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बच्चों का जो प्रेम है, यदि बच्चों को प्यार मिलेगा तो वो बच्चे वही के होकर के रह जाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, देखते हैं हम लोग। कविता अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है। कविता क्या करती है, अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती। जैसे कविता का निर्माण हुआ वो उड़ान भरेगी, है ना। और कविताएं कई लोगों के कंठों तक पहुंचेगी, है ना। और कई लोगों को वो मतलब समझाएगी, समझेगी। इस तरह से हम देखते हैं, आगे देखते हैं। कविता अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान को कायम रखती है, क्योंकि कविता लिखी एक बार जाती है, लेकिन सदियों सदियों तक वो पढ़ी जाती है, सदियों सदियों तक वो कविता याद की जाती है, और सदियों सदियों तक उस कविता के बारे में हम देखते हैं। कविता एक बार लिखी जाती है, जैसे रामचरितमानस है, कोई भी कविता लिखी गई हो, सदियों तक उसका अस्तित्व बना रहता है ना। फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है। जैसे फूल कली बनता है, फूल के समान वो स्वरूप पाकर के खिलती है। उसका खिलना एक समय के लिए नहीं होता, बल्कि वो सदियों तक खिल करके लोगों को हृदय में आनंदित करती है, लोगों के हृदय को आनंदित करती है। क्योंकि हजारों, जितने भी वर्षों तक, है ना, हजारों करोड़ों वर्षों तक कविता का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि कविता एक बार लिखी जाती है, लोगों अनेक कंठों तक होती हुई कविता कई सारे लोगों तक वो पहुंचती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, देखते हैं। कविता और बच्चे दोनों अपने स्वतंत्र स्वभाव के साथ खेलते हैं। कविता भी अपना स्वतंत्र स्वभाव है और बच्चों का भी अपना स्वतंत्र स्वभाव है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, खेलते हैं। खेल में उनके बीच कोई सीमा नहीं होती। जब वो खेलते हैं तो उनके बीच कोई सीमा नहीं होती। उनके अपने लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है, उनके अपने लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। रंग और जाति से कोई नफरत नहीं है ना। और बच्चों, जैसे कविता जो है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती, कविता के लिए सब बराबर है। कविता जो हर व्यक्ति के कंठ तक पहुंच सकती है। इस तरह से बच्चे के लिए भी वह, बच्चों के खेल में उनके बीच कोई सीमा नहीं होती। कोई छोटा बड़ा बच्चा खेल सकता है, कोई भी समाज, जाति, धर्म का बच्चा खेल सकता है। बच्चों के बीच में भी ऐसा भेदभाव नहीं होता। उनके अपने लोगों के बीच कोई अंतर नहीं होता। बच्चे जो हैं आपस में कोई अंतर नहीं जानते, उनमें आपस में मेल मिलाप और प्रेम भाव होना चाहिए, है ना। अंतर ने रंग और जाति से कोई नफरत नहीं। बच्चे रंग और जाति से भी कोई नफरत नहीं करते हैं। बच्चे अपने बीच के सभी मतभेदों को भूल जाते हैं और बच्चे जो है अपने मध्य के सभी मतभेदों को भूल जाते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 4 पर।
और प्रश्न नंबर 4 है ये कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। क्या होते हैं महकने के माने? देखते हैं। फूल तो खिलकर मुरझा जाते हैं, फूल जो एक बार खिलेंगे और एक बार खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, है ना, और उनकी महक समाप्त हो जाती है। ठीक है, एक बार खिलेंगे, खिल करके मुरझा जाएंगे और उसके बाद उनकी महक समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कविता कभी मुरझाती नहीं। इसके विपरीत कविता कभी मुरझाती नहीं, क्योंकि कविता एक बार लिखी जाती है तो अनेक कंठों से होती अमर हो जाती है ना। वह सदा ताजा बनी रहती है और उसकी महक बरकरार रहती है। कविता जो है उसकी जो वो सदा ताजा बना रहती है, उसकी जो महक है वो बरकरार रहती है। अब हम चलते प्रश्न नंबर 5। भाषा को सहूलियत से बरतने, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय, देखते हैं। अब ये जो पाठ है, ये जो प्रश्न है 5वां और 6वां, ये कविता है। तो ये कौन सी कविता हमारी? बात सीधी थी, इनका है। थोड़ा सा इस कविता को मैं थोड़ा हल्का सा समझा दूं आपको कि ये बात सीधी थी जो कविता है, ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। और इसमें यह बताया गया कि भाषा को सहज रखना चाहिए। क्या होता है कि हम अपनी बात को समझाने, अपनी बात को अच्छी बनाने के लिए उसको ऐसे क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का उसमें उसको रख देते हैं कि सामने वाले को उसका अर्थ लगाने में समस्या खड़ी हो जाती है। और हमारी जो भाषा है वो सुधरने के चक्कर में हम सोचते हैं बहुत अलंकारिक है, बहुत अच्छी है, लेकिन समय के साथ क्या होता है, वो भाषा जो है वो उसकी चूड़ी मर जाती है। तो ये कविता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं इसमें। तो इसमें दूसरी कविता में ये कोई भी दूसरा नहीं इस काव्य संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं, हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं, है ना। ठीक वैसे ही हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सबको के भी अपनी विशेष महत्व होते हैं। जैसे मान लो कोई पर्यायवाची है, लेकिन उसका भी एक विशेष महत्व होता है ना। और अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। और जब ऐसा होता है कि किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, तो वह सहूलियत के साथ ऐसा हो जाता है। ये कविता हमारी बात सीधी थी, एक बार भाषा के चक्कर में, मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत सीधी बात को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन भाषा और शुद्धता के चक्कर में, अलंकारिकता के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, जब अपने को लगा सामने वाला अर्थ नहीं निकाल पा रहा तो भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ क्या हुआ, वो और पेचीदा होती गई। हमने क्या करा, उसमें और ज्यादा शब्द रखे, और कठिन शब्द रखे, या समझाने का और प्रयास किया तो बात और पेचीदा होती गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय और बेहतर है, मतलब उस बात को आसान बनाने के बजाय हम और उसे थोड़ा सा भाई अच्छी भाषा रखें, सुंदर भाषा रखें, क्लिष्ट भाषा रखें, तो पेंच खोलने के बजाय बेहतर है कसता चला गया, अर्थात और ज्यादा कठिन शब्द उसमें रखता गया। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनु की शाबाशी और वाह वाह। जब अपन सुंदर शब्द रखते हैं तो भले वो चाहे सामने वाले को समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन शाबाशी और वाह वाह सुनने को मिलती है तो हम उसमें और क्लिष्ट शब्द रख देते हैं। आखिरकार वही हुआ कि जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से क्या हुआ कि बात की चूड़ी मर गई। अब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बात की चूड़ी मर जाना शब्द का क्या अर्थ है, अर्थात बात जो कहना चाहते हो पूरी बात ही बेअसर हो गई, उसका अर्थ का अनर्थ हो गया और वो पूरी जो बात है वही बेअसर हो गई, है ना। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। और इसी के प्रश्न उत्तर है। 5वां प्रश्न पढ़ेंगे, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। देखो, भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में आने लायक है, 1 अंक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से। अर्थात जब भी हम कोई कार्य करें या मतलब कोई भी शब्दों का प्रयोग करें या कविता का प्रयोग करते हैं, कविता में या कोई बात करते हैं, तो भाषा एकदम सीधी सादी
और सटीक भाषा का प्रयोग, भाषा के शब्द होने चाहिए। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा क्या होती है? परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा क्या होती है? परस्पर जुड़े होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं। और किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। भाषा के चक्कर में क्या होता है कि सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? अब बात और भाषा का आपस में गहरा संबंध होता है। जब हम बात करते हैं तो किसी न किसी भाषा में करते हैं, सभी जानते हैं हम लोग। जब बात किसी से बात करेंगे तो कोई न कोई भाषा होगी। तो बात और भाषा का आपस में गहरा संबंध होता है बात का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए। अब बात का, हम जो बात कर रहे हैं उसका कोई अर्थ स्पष्ट करने के लिए सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें जब भी अपनी कोई बात सामने वाले से बात करनी है तो उसके यदि अर्थ स्पष्ट करना है तो बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में बात होनी चाहिए। किंतु कई बार ऐसा होता है कि हम भाषा को सहज नहीं करते, हम भाषा को बिल्कुल सरल नहीं करते और हम क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर देते हैं। और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से क्या होता है? सीधी सरल बात को भी शब्द जाल में उलझा करके टेढ़ी बना देते हैं। और इसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि आसान शब्दों का प्रयोग किए बिना ही हम जब कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर सीधी सरल बात को भी शब्द जाल में उलझाकर टेढ़ी बना देते हैं। इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा हुआ और ये कविता पूरी हुई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और इसका कवि परिचय भी पूछा जा सकता है। तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने कवि परिचय भी इसका रखूंगा। इसके पीछे के प्रश्न उत्तर हमने देखे, यदि इसकी व्याख्या आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी प्रश्न हैं। इसके नीचे एक और प्रश्न है कि ये बिंब से संबंधित है, इसमें थोड़ा सा, तो आप वीडियो पूरी देखेंगे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आपको जैसे यहाँ लेख में कोई समस्या होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें, ये सारे प्रश्न जो है टाइप किए हुए मिलेंगे, तो आपको पढ़ने और समझने में कोई समस्या नहीं होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।